41,000 फीट की ऊंचाई एयर कनाडा की फ्लाइट 143 अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। कॉकपिट में सब कुछ नॉर्मल था। तभी एक बीप की आवाज गूंजती है। फ्यूल प्रेशर कम होने का सिग्नल। कैप्टन बॉब पियर्सन को लगता है कि ये कोई मामूली गड़बड़ी है। शायद एक फ्यूल पंप खराब हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रेविटी से भी इंजन तक फ्यूल पहुंचता रहेगा। लेकिन कुछ ही पलों में कॉकपिट का माहौल बदल जाता है। एक के बाद एक चार और बीप बजती है और फिर वार्निंग लाइट्स जल उठती हैं। कैप्टन पियर्सन फौरन प्लेन को पास के शहर विनिपेग की तरफ मोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन इससे पहले ही एक ऐसी आवाज आती है जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। एक जोरदार धमाका। ये आवाज मौत की घंटी थी। ये सिग्नल था कि प्लेन के दोनों इंजन बंद हो चुके हैं। अचानक कॉकपिट के सारे मॉनिटर बंद हो जाते हैं। इंजन का शोर थम जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक भयानक सन्नाटा। एक उड़ता हुआ बोइंग 767 अब 132 टन का एक बेजान ग्लाइडर था जो सीधे धरती की तरफ गिर रहा था। नमस्ते, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं खबर गांव, जिसमें आज जानेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नया नवेला हवाई जहाज बीच हवा में पत्थर बन गया। ये कहानी है उस भयानक गलती की जिसके कारण फ्लाइट 143 के 69 लोगों की जान दांव पर लग गई। कहानी है गिमली ग्लाइडर की। ये बात है 23 जुलाई 1983 की। एयर कनाडा की फ्लाइट 143 को मॉन्ट्रियल से एडमोंटन जाना था। बीच में ओटावा में एक छोटा सा पड़ाव था। एयरलाइन का बिल्कुल नया नवेला बोइंग 767 रजिस्ट्रेशन नंबर CGAUN इसे एयर कनाडा के बेड़े में शामिल हुए अभी 4 महीने भी नहीं हुए थे। ये उस जमाने के सबसे आधुनिक मशीनों में से एक थी। इस कहानी की नींव एक दिन पहले 22 जुलाई को एडमोंटन शहर में रखी गई। जब यह प्लेन रूटीन जांच के लिए वहां उतरा तो एक टेक्नीशियन ने पाया इसका फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेटर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये वो सिस्टम है जो कॉकपिट में पायलट को फ्यूल की मात्रा बताता है। सुरक्षा के लिए इसमें दो अलग अलग चैनल होते हैं। टेक्नीशियन ने पाया कि एक चैनल खराब है। उसने उस खराब चैनल के सर्किट ब्रेकर को खींचकर उसे बंद कर दिया और उस पर एक टैग लगा दिया। फिर उसने इस पूरी कार्रवाई को प्लेन की मेंटेनेंस लॉग बुक में दर्ज कर दिया। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। एक चैनल पर भी फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेटर सिस्टम काम कर सकता था, बशर्ते फ्यूल को डिपिस्टिक से मैनुअली भी चेक किया जाए। अगले दिन इसी प्लेन ने एडमोंटन से मॉन्ट्रियल के लिए बिना किसी परेशानी से उड़ान भरी। मॉन्ट्रियल में क्रू बदला। अब प्लेन की कमान कैप्टन बॉब पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंटान को सौंपी गई। प्लेन के पुराने पायलट ने कैप्टन पियर्सन को फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेटर सिस्टम की समस्या के बारे में जानकारी दी। इसी बीच मॉन्ट्रियल में एक एवियोनिक्स टेक्नीशियन कॉकपिट में उसने लॉग बुक पढ़ी और सोचा कि इस खराबी पर एक नज़र डाली जाए। उसने सिस्टम को टेस्ट करने के लिए उस खराब चैनल को फिर से एक्टिवेट कर दिया जिसे एडमोंटन में बंद किया गया था। जैसे ही उसने ऐसा किया, फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेटर सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया। अब दोनों चैनल काम नहीं कर रहे थे और कॉकपिट में फ्यूल गेज स्क्रीन पूरी तरह खाली हो गई। इससे पहले कि वो टेक्नीशियन उस चैनल को दोबारा बंद करता, उसे फ्यूल टैंक में तेल की मात्रा डिपिस्टिक से नापने के लिए बुला लिया गया। एलन बेलोज अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि फ्यूल ट्रक के आने से टेक्नीशियन का ध्यान बढ़ गया और वो उस सर्किट ब्रेकर को बंद करना भूल गया। उसने सर्किट ब्रेकर को ऑन छोड़ दिया लेकिन उस पर लगा टैग नहीं हटाया। ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। जब कैप्टन पियर्सन कॉकपिट में दाखिल हुए तो उन्होंने वही देखा जो वो देखने की उम्मीद कर रहे थे, फ्यूल गेज की खाली स्क्रीन और एक टैग लगा हुआ सर्किट ब्रेकर। उन्होंने मान लिया कि ब्रेकर खींचा हुआ है, यानी ऑफ है। उन्हें नहीं पता था कि टेक्नीशियन ने उसे ऑन छोड़ दिया है, जिससे पूरा सिस्टम ही बंद हो गया है। नियमों की किताब मास्टर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट के हिसाब से बिना काम करते फ्यूल गेज के साथ उड़ान भरना गैरकानूनी था, लेकिन उस वक्त साइन की हुई मेंटेनेंस लॉग बुक को ज्यादा तवज्जो देने का चलन था और वो बुक साइन हो चुकी थी। अब बारी थी उस ऐतिहासिक गलती की। प्लेन में डिपिस्टिक से फ्यूल नापा गया जो 7,682 लीटर निकला। फ्लाइट प्लान के मुताबिक एडमोंटन तक के लिए कुल 22,300 किलोग्राम फ्यूल की जरूरत थी। यहीं पर कनाडा में हो रहा एक बड़ा बदलाव विलेन बन गया। देश इंपीरियल सिस्टम यानी पाउंड गैलन से मीट्रिक सिस्टम किलोग्राम प्रति लीटर की तरफ बढ़ रहा था। एयर कनाडा का नया 767 प्लेन पूरी तरह से मीट्रिक था, लेकिन एयरलाइन का बाकी स्टाफ और फ्यूल भरने वाले कर्मचारी अभी भी पुराने सिस्टम के आदी थे।
फर्स्ट ऑफिसर क्विंटाल ने हाथ से कैलकुलेशन शुरू की। कैप्टन पियर्सन ने अपने जेप्सन स्लाइड रूल से उसे दोबारा चेक किया। उन्हें 7682 लीटर को 0.8 किलोग्राम प्रति लीटर से गुणा करना था, लेकिन उन्होंने गलती से इसे 1.77 पाउंड प्रति लीटर से गुणा कर दिया। ये पाउंड प्रति लीटर का आंकड़ा था। इस एक भूल ने कागज पर प्लेन के फ्यूल को दोगुना कर दिया। उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक प्लेन में 13,597 लीटर फ्यूल पहले से था, जबकि असल में वो सिर्फ 6,169 लीटर था। इस गलत आंकड़े के आधार पर उन्होंने सिर्फ 4,917 लीटर फ्यूल और भरवाया। क्रू पूरी तरह आश्वस्त था कि प्लेन में 22,300 किलो फ्यूल है, लेकिन हकीकत में प्लेन में सिर्फ 10,100 किलो फ्यूल था, यानी जरूरत का ठीक आधा। इस गलत आंकड़े को उस आधुनिक फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में फीड किया गया, एक ऐसी मशीन जो खुद कोई गलती नहीं कर सकती थी, लेकिन इंसानों द्वारा दी गई गलत जानकारी पर ही भरोसा कर रही थी। और इसी के साथ एक उड़ते हुए टाइम बम ने मॉन्ट्रियल से अपनी यात्रा शुरू कर दी। मॉन्ट्रियल से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 143 का पहला पड़ाव ओटावा था। यहां प्लेन कुछ देर के लिए रुका। ये किस्मत का दिया हुआ दूसरा और आखिरी मौका था उस जानलेवा गलती को पकड़ने का, जैसा कि नियमों में था। कैप्टन पियर्सन ने यहां भी डिपिस्टिक से फ्यूल को दोबारा चेक करवाया। टैंक में 11,430 लीटर फ्यूल था, लेकिन अफसोस, जो गलती मॉन्ट्रियल में हुई थी वही हूबहू ओटावा में दोहराई गई। फर्स्ट ऑफिसर क्विंटाल ने फिर से लीटर को किलोग्राम में बदलने के लिए 1.77 वाले उसी गलत कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल किया। उनकी कैलकुलेशन ने बताया कि प्लेन में 20,400 लीटर फ्यूल है, जो एडमोंटन तक के लिए काफ़ी था, जबकि हकीकत में प्लेन में सिर्फ 9,250 लीटर फ्यूल बचा था। क्रू अपनी गलत गणित पर पूरी तरह आश्वस्त था। उन्होंने ओटावा में फ्यूल ना भरवाने का फैसला किया और अपनी अंतिम मंजिल के लिए उड़ान भर ली। जहाज 41,000 फीट की अपनी तय ऊंचाई पर पहुंच चुका था। केबिन में सब कुछ शांत और सामान्य था। यात्री अपनी सीटों पर आराम कर रहे थे। रात के 8 बजे के ठीक बाद, जब प्लेन रेड लेक ओंटारियो के ऊपर से गुजर रहा था, तभी वही हुआ जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। कॉकपिट में अचानक एक चेतावनी की बीप बजी। एक पीली बत्ती जली। ये सिग्नल प्लेन के बाएं हिस्से में फ्यूल प्रेशर की समस्या का था। एलन बेलोच के मुताबिक कैप्टन पियर्सन ने इसे एक आम तकनीकी खराबी समझा। उन्होंने सोचा कि शायद बाएं विंग का फ्यूल पंप फेल हो गया है। उन्होंने अलार्म बंद कर दिया। उन्हें पता था कि अगर पंप फेल भी हो जाए तो भी ग्रेविटी के जरिए फ्यूल इंजन तक फ्यूल पहुंचता रहता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह बीप फिर से बजी, इस बार दाहिने इंजन के लिए। अब कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटाल का माथा ठनका। एक साथ दोनों पंप में खराबी आना नामुमकिन सा था। मामला गंभीर था। उन्होंने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से संपर्क किया और प्लेन को पास के सबसे बड़े एयरपोर्ट विनिपेग की तरफ मोड़ने की इजाजत मांगी, लेकिन विनिपेग पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही पलों में बायां इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। पायलटों ने एक इंजन पर लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। ये मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। क्विंटाल ने विनिपेग टावर को इमरजेंसी की सूचना दी। वो एक इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहे थे कि कॉकपिट में वो आवाज गूंजी जो किसी भी पायलट का सबसे बुरा सपना होती है, एक जोरदार आवाज। ये ऑल इंजन आउट का ऐलान था, एक ऐसी चेतावनी जिसे बोइंग के इंजीनियरों ने सोचा था कि कोई पायलट कभी असलियत में नहीं सुनेगा। इस आवाज के कुछ ही सेकंड बाद दाहिना इंजन भी बंद हो गया और फिर एक गहरा डरावना सन्नाटा पसर गया। इंजन की गड़गड़ाहट बंद हो चुकी थी। प्लेन के अंदर की वाइब्रेशन खत्म हो गई थी। इंजन बंद होते ही प्लेन की मेन पावर सप्लाई भी कट गई। कॉकपिट के ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट और स्क्रीन अंधेरे में डूब गए। 132 टन का वो विशालकाय जहाज अब हवा में तैरता हुआ एक बेजान पत्थर था। हालांकि बोइंग के इंजीनियरों ने ऐसी किसी अनहोनी के लिए एक आखिरी सुरक्षा कवच बनाया था। जैसे ही इंजन बंद हुए, प्लेन के पेट के नीचे से एक छोटा सा प्रोपेलर अपने आप बाहर निकल आया। इसे रैम एयर टरबाइन या रैट कहते हैं। हवा के दबाव से ये प्रोपेलर घूमता है और प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम को जिंदा रखने के लिए थोड़ी सी पावर पैदा करता है। ये पावर बहुत कम थी, लेकिन इसी के भरोसे अब प्लेन को कंट्रोल करना था। कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटाल के हाथ में अब एक हवाई जहाज नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्लाइडर था।
कॉकपिट में मौत जैसी खामोशी थी। कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटाल इस डरावनी हकीकत का सामना कर रहे थे कि वो एक ऐसे विशालकाय ग्लाइडर को उड़ा रहे हैं जिसे उड़ाने की कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती। क्विंटाल ने फौरन इमरजेंसी चेकलिस्ट निकाली। वो कांपते हाथों से पन्ने पलटने लगे, उस सेक्शन को ढूंढने के लिए जिसमें लिखा हो कि दोनों इंजन फेल होने पर क्या करें। वो पन्ना उस किताब में था ही नहीं। बोइंग के इंजीनियरों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी नौबत भी आ सकती है। उन्होंने इस स्थिति को इतना नामुमकिन माना कि इसके लिए कोई प्रोटोकॉल ही नहीं बनाया। पायलट अब बिल्कुल अकेले थे। उनके पास कोई किताब, कोई नियम, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। उनके पास था तो सिर्फ उनका अनुभव और सूझबूझ। और यहीं पर किस्मत ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता खेला। कैप्टन बॉब पियर्सन सिर्फ एक कॉमर्शियल पायलट नहीं थे, वो एक बेहद माहिर और अनुभवी ग्लाइडर पायलट थे। जो कला उनके लिए सालों तक सिर्फ एक हॉबी थी, आज वही 69 लोगों की जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बनने वाली थी। उन्होंने फौरन प्लेन का कंट्रोल संभाला, एक ग्लाइडर की तरह उसके बर्ताव को महसूस करना शुरू किया। उन्होंने प्लेन की स्पीड 220 नॉट लगभग 410 किलोमीटर प्रति घंटा पर स्थिर कर दी। ये वो जादुई स्पीड थी जिस पर यह बेकाबू ग्लाइडर बिना इंजन के हवा में सबसे ज्यादा दूरी तय कर सकता था। अब सवाल था कि जाना कहाँ है। उनका प्लेन हर मिनट हजारों फीट नीचे गिर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर क्विंटाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार संपर्क में थे। प्लेन का ट्रांसपोर्टर बंद हो चुका था, इसलिए एटीसी उन्हें सिर्फ एक प्राइमरी रडार पर एक छोटे से बिंदु की तरह देख पा रहा था। क्विंटाल उनसे दूरी पूछते और मैकेनिकल अल्टीमीटर से ऊंचाई देखते। वो दिमाग में तेजी से हिसाब लगा रहे थे कि इतनी ऊंचाई, इतनी दूरी, क्या हम विनिपेग पहुंच पाएंगे? जवाब दिल तोड़ने वाला था। हर 10 नॉटिकल मील करीब 19 किलोमीटर आगे बढ़ने पर प्लेन 5000 फीट नीचे आ रहा था। इस रफ्तार से विनिपेग पहुंचना नामुमकिन था। वो बहुत दूर था। जैसे ही कॉकपिट में निराशा छाने लगी, क्विंटाल के दिमाग में बिजली की तरह एक याद कौंधी। पायलट बनने से पहले वो रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स में थे। उन्हें याद आया कि पास में ही गिमली नाम का एक पुराना एयरफोर्स बेस है जहां वो खुद तैनात रह चुके हैं। उन्होंने फौरन कैप्टन पियर्सन को बताया। ये एक जुआ था, एक अनजान जगह पर उतरने का जुआ, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। उन्होंने एटीसी को बताया कि वो गिमली की तरफ जा रहे हैं। कॉकपिट में एक नई उम्मीद जगी थी। उन्हें एक ठिकाना मिल गया था, लेकिन वो एक खतरनाक सच से अनजान थे। जिस गिमली को फर्स्ट ऑफिसर क्विंटाल जानते थे, वो गिमली अब पूरी तरह बदल चुका था। वो एयरफोर्स बेस अब एक पब्लिक एयरपोर्ट बन चुका था और उसकी एक हवाई पट्टी को एक मोटर स्पोर्ट्स पार्क में तब्दील कर दिया गया था। और उस दिन 23 जुलाई 1983 को उस रेस ट्रैक पर फैमिली डे मनाया जा रहा था। हवाई पट्टी के आसपास सैकड़ों लोग जमा थे। कारें और कैंपर खड़े थे, बच्चे खेल रहे थे, लोग बारबेक्यू कर रहे थे। रेस ट्रैक पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आसमान से एक 132 टन का खामोश दैत्य उनकी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के रडार की रेंज से भी बाहर हो गया। एटीसी से उनका आखिरी संपर्क हुआ। कंट्रोलर ने भारी मन से पूछा, जहाज में कुल कितने लोग सवार हैं? ये वो सवाल है जो तब पूछा जाता है जब बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी हो। खैर, बादलों से बाहर निकलते ही कैप्टन पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर क्विंटाल को दूर गिमली की हवाई पट्टी नजर आई। एक पल के लिए उनकी जान में जान आई। पियर्सन ने रेडियो पर कहा, हमें हवाई पट्टी दिख गई है और हमें लग रहा है कि हम ठीक ठाक हालत में हैं। लेकिन अगले ही पल उनका ये सुकून खौफ में बदल गया। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, उन्हें हवाई पट्टी पर कुछ अजीब सा नजर आया। वो खाली नहीं थी, वहां गाड़ियां थीं, कैंपर थे और लोग थे। उन्हें बच्चे साइकिल चलाते हुए दिखे, परिवार दहशत में इधर उधर भाग रहे थे। क्विंटाल ने यह सब देखा, लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कैप्टन पियर्सन को बताकर उनका ध्यान भटकाना ठीक नहीं समझा। अब लैंडिंग की तैयारी करनी थी। क्विंटाल ने लैंडिंग गियर को नीचे करने के लिए मैनुअल ग्रेविटी ड्रॉप सिस्टम एक्टिवेट किया। प्लेन के दोनों मुख्य पहिए तो बाहर आकर अपनी जगह पर लॉक हो गए, लेकिन नाक का नीचे वाला पहिया यानी नोज गियर लॉक नहीं हुआ। वो बस अपनी जगह से बाहर आकर कमजोर सा झूल रहा था। ये एक और बड़ी खराबी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही खराबी आज एक वरदान साबित होने वाली है। पियर्सन के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। वो हवाई पट्टी के लिए बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थे और उनकी रफ्तार भी बहुत तेज थी।
अगर वो इसी स्पीड से उतरते तो यकीनन हवाई पट्टी को पार कर जाते और सामने भीड़ में जा घुसते और बिना इंजन के प्लेन को वापस घुमाकर दोबारा कोशिश करने का कोई चांस ही नहीं था। यहीं पर कैप्टन पियर्सन ने वो किया जो किसी विशालकाय जंबो जेट में करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने एक फॉरवर्ड स्लिप मैनूवर को अंजाम दिया। इसे आसान भाषा में प्लेन को हवा में तिरछा करना कहते हैं। उन्होंने प्लेन के रडार को एक दिशा में और एलरॉन्स को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। इससे प्लेन आगे तो बढ़ रहा था लेकिन उसका बहाव तिरछा हो गया। इस अजीब एंगल की वजह से हवा का भारी दबाव पैदा हुआ जिसने प्लेन की रफ्तार और ऊंचाई दोनों को बहुत तेजी से कम कर दिया। यात्रियों के लिए ये एक भयानक नजारा था। एक तरफ उन्हें सिर्फ आसमान दिख रहा था तो दूसरी तरफ जमीन। हवाई पट्टी पे सिर्फ 40 फीट ऊपर पियर्सन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन को वापस सीधा किया। शाम 8:38 पर प्लेन के पिछले पहिए ने गिमली की जमीन को छुआ। पियर्सन ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए। टायरों के चीखने की आवाज गूंज उठी। 2 टायर फट भी गए। जैसे ही प्लेन का वजन आगे की तरफ आया वो खराब नोज गियर जो लॉक नहीं हुआ था टूटकर अंदर धंस गया। प्लेन की नाक जमीन से जा टकराई और घिसटने लगी और यही वो वरदान था। नाक के जमीन पर घिसटने से पैदा हुए घर्षण ने एक अतिरिक्त ब्रेक का काम किया। जमीन पर 300 फीट लंबी चिंगारियों की बौछार हो गई। इसी वजह से प्लेन की रफ्तार उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी कम हो गई। करीब 2900 फीट तक घिसटने के बाद एयर कनाडा की फ्लाइट 143 वहां मौजूद लोगों से कुछ 100 गज की दूरी पर आकर रुक गई। प्लेन के अंदर कुछ पल की खामोशी के बाद यात्रियों की तालियों और जयकारों की गूंज उठ पड़ी। रेस ट्रैक पर मौजूद कर्मचारी आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर भागे और प्लेन की नाक में लगी छोटी सी आग को बुझा दिया। किसी भी यात्री या जमीन पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर चोट नहीं आई। जांच में एयर कनाडा की प्रक्रियाओं और ट्रेनिंग में कई खामियां पाई गई। कैप्टन पियर्सन को कुछ समय के लिए डिमोट और क्विंटाल को सस्पेंड किया गया, लेकिन बाद में दुनिया ने उनके हुनर को पहचाना। 1985 में दोनों पायलटों को उनकी इस असाधारण सूझबूझ के लिए उन्हें डिप्लोमा फॉर आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप से सम्मानित किया गया। बाद में जब इसी स्थिति को सिमुलेटर में दोहराया गया तो ज्यादातर पायलट क्रैश हो गए। जिस प्लेन को गिमली ग्लाइडर नाम मिला उसे सिर्फ 2 दिन में मामूली मरम्मत के बाद वहां से उड़ा लिया गया और वो 2008 तक एयर कनाडा के लिए सर्विस में रहा। यह कहानी एक मामूली से गणित की गलती से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत इंसानी जज्बे, काबिलियत और किस्मत के एक शानदार मेल पर हुआ। तो ये थी गिमली ग्लाइडर प्लेन घटना से जुड़ी पूरी कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे खबर गांव चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।